है कि इंसानों का और चिंपांजीज का 99% डीएनए मैच होता है और इनके बाद सेकंड पोजीशन पर आते हैं गोरिल्लास। 98% डीएनए इंसानों का और गोरिल्लास का सेम। और फिर थर्ड कजन्स हैं हमारे ओरांग उटान्स जिनमें 97% डीएनए सिमिलैरिटी है। इससे एक स्टेप पीछे ले तो आती है होमिनॉइड्स की कैटेगरी। इस कैटेगरी में हम ग्रेट एप्स और इंसानों के साथ साथ लेसर एप्स को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि गिबन्स की 20 स्पीशीज। गिबन्स को नहीं जानते तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं और इनका 96% डीएनए मैच करता है इंसानों से। सभी होमिनॉइड्स की कैटेगरी में किसी के पास भी पूंछ नहीं है और सबके पास ट्राइक्रोमैटिक कलर विजन है। जैसा हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ऐसे ही सारे होमिनॉइड्स अपनी आंखों से देख सकते हैं, उन्हें भी यही दिखता है। अब एक स्टेप और पीछे लो तो आती है एंथ्रोपॉइड्स की कैटेगरी। इसमें हम एप्स के साथ साथ बंदरों को भी इंक्लूड कर देते हैं। करीब 130 स्पीशीज ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की और 120 स्पीशीज न्यू वर्ल्ड मंकीज की जो आज के दिन जिंदा है। एंथ्रोपॉइड्स शब्द आता है एक्चुअली में एंथ्रोपोस प्लस ऑइड शब्दों से। इसका मतलब होता है रिजेंबलिंग ह्यूमंस, इंसानों जैसा दिखना। अब एक स्टेप और पीछे ले तो आती है प्राइमेट्स की कैटेगरी, जिसमें हम टार्जियर्स और लीमर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं। इन दो प्रकार के जानवरों को प्रोजीमियंस कहा जाता है, जिसका मतलब है प्री मंकी। टार्जियर्स ये क्यूट से छोटे छोटे दिखने वाले बंदर हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। जब ये रोते हैं तो इनकी आवाज अल्ट्रासाउंड कैटेगरी में चली जाती है, जैसे कि एक चमगादड़ की आवाज होती है। और जब ये छलांग मारते हैं तो 16 फीट की छलांग मार सकते हैं। लेकिन ये आपको कभी दिन में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये काफी शाय और नर्वस जानवर होते हैं। डे लाइट से काफी सेंसिटिव है। दूसरी तरफ लीमर्स ये जानवर हैं जिनकी 100 से ज्यादा स्पीशीज हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैडागास्कर में पाए जाते हैं। ये दुनिया के ओल्डेस्ट लिविंग प्राइमेट है। हर कैटेगरी जो मैंने आपको अभी तक बताई, इन सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं। इसे विजुअलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि एक पेड़ इमेजिन करो, एक एवोल्यूशन का ट्री जिसमें अलग अलग टहनियां निकल रही हैं। इन सारी टहनियों के एंड पॉइंट पर है वो जानवर जो कि आज के दिन अभी तक जिंदा है। और इन एंड पॉइंट से जैसे ही आप पीछे चलना शुरू करोगे, आपको दिखेगा कि दो टहनियां एक में ज्वाइन हो जाती हैं, फिर दो बड़ी टहनियां फिर एक में ज्वाइन हो जाती हैं। तो जो पॉइंट जहां पर ये टहनियां ज्वाइन हो रही हैं, वहां से पता लगता है कि इन अलग अलग एंड पॉइंट्स के कॉमन एंसेस्टर्स हैं। और जो टहनियों के एंड पॉइंट्स इंसानों के सबसे ज्यादा करीब है, वही जानवर इंसानों से सबसे ज्यादा रिलेटेड है। जैसे कि इंसान की टहनी में और ग्रेट एप्स की टहनियों में एक कॉमन पॉइंट आता है जिसके अराउंड आप एक सर्कल बना सकते हो और कह सकते हो ये होमिनिड्स की कैटेगरी है। फिर गिबन्स को भी इसमें इंक्लूड करके जो कॉमन पॉइंट आता है, एक बड़ा सर्कल बना सकते हो और कह सकते हो ये है होमिनॉइड्स की कैटेगरी। ऐसे ही इससे बड़ा एक सर्कल बन जाएगा एंथ्रोपॉइड्स की कैटेगरी, और फिर एक बड़ा सर्कल बनेगा प्राइमेट्स की कैटेगरी का। जो सबसे छोटा सर्कल है उसमें सबसे ज्यादा कॉमन चीजें हैं इंसानों से, और जैसे जैसे सर्कल्स दूर होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, सिमिलैरिटीज घटती रहती हैं। लेकिन सभी प्राइमेट्स में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि सभी प्राइमेट्स के प्रीहेंजाइल हैंड्स होते हैं। मतलब हम सब के हाथों को इस्तेमाल किया जा सकता है चीजों को पकड़ने के लिए। इस तरीके से हमारे हाथ डिजाइन है। इंसानों को छोड़ के बाकी प्राइमेट्स में तो ग्रैस्पिंग फीट भी होती हैं, मतलब वो अपने पैरों से भी चीजों को पकड़ सकते हैं। इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 बंदरों को छोड़ के जो एक्सेप्शन है, बाकी सारे प्राइमेट्स के हाथों और पैरों पर 5 उंगलियां होती हैं। और सभी प्राइमेट्स के दिमाग जो होते हैं, ब्रेन्स का साइज काफी बड़ा होता है एज प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी साइज, तो वो इंटेलिजेंट होते हैं। हमारे क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव चिंपांजी से इंसानों के ब्रेन का साइज 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो इंसानों में इंटेलिजेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। यही कारण है कि इंसान इतना सारा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अचीव कर पाए और चैट जीपीटी जैसे टूल्स बना पाए जो आज के दिन किसी मैजिक से कम नहीं है। चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स दुनिया बदल रहे हैं। इनका इस्तेमाल करके क्या क्या नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि इस पर मैंने एक 4.5 घंटे का कोर्स बनाया है ध्रुव राठी एकेडमी पर, जिसमें मैं आपको इसकी मास्टरी करना सिखाऊंगा। स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स कैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, एम्प्लॉयज कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम में, और साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में भी क्या यूज हो सकता है इसका। ये वाला पूरा कोर्स हिंदी में है विद इंग्लिश सबटाइटल्स, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की आपको बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज देने के साथ साथ प्रैक्टिकल एडवाइस देता है। 6 में से 3 चैप्टर सिर्फ प्रैक्टिकल टिप्स पर बेस्ड है कि कैसे आप अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस एक टूल का इस्तेमाल करके। आप में से पहले 400 लोग जो इस कोर्स को खरीदेंगे उन्हें 40% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड GIVE40 इस्तेमाल करेंगे। GIVE40, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी कीजिए क्योंकि ये डिस्काउंट कोड सिर्फ पहले 400 लोगों के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अच्छा, प्राइमेट्स पर अब वापस आते हैं। सभी प्राइमेट्स ग्रुप्स में रहते हैं, कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर दिखाते हैं, और सेंस ऑफ स्मेल जो है सभी
बाकी प्राइमेट्स का इतना अच्छा नहीं है। बाकी मैमल्स का सेंस ऑफ स्मेल कहीं ज्यादा बेहतर है प्राइमेट्स से, जैसे कि कुत्तों का इंसानों से कंपेयर करो तो। अब इस एवोल्यूशन की ट्री को अगर हम दोबारा देखें दोस्तों, मैंने अभी तक सिर्फ एंड पॉइंट्स की बात करी है, वो जानवर जो अभी तक जिंदा है, लेकिन शायद सबसे दिलचस्प चीज तो वो है जो इन टहनियों के मिडिल पॉइंट्स है, वो जानवर जो अब जिंदा नहीं रहे। ग्रेट एप्स और इंसानों के बीच में कई ऐसे मिडिल पॉइंट्स थे। अगर इन टहनियों की बात करोगे तो ऐसे कई और स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी जो इंसानों से कहीं ज्यादा और रिलेटेड थी। इंसानों के सबसे करीबी पूर्वज जो अब नहीं रहे, इनकी बात करने के लिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब 60 मिलियन ईयर्स पहले। साइंटिस्ट का अनुमान है कि यही वो समय था जब प्राइमेट्स का एवोल्यूशन देखने को मिला। साल 2012 में कुछ फॉसिल्स पाए गए मोंटाना में, जिन्होंने दिखाया कि एक चूहे जैसा दिखने वाला क्रीचर आज से करीब 65 मिलियन ईयर्स पहले रहता था, जिसे नाम दिया गया है परगैटोरिस। इसे माना जाता है दुनिया का ओल्डेस्ट प्राइमेट। ये जानवर पेड़ चढ़ सकता था। वैसे सभी प्राइमेट्स पेड़ पर चढ़ सकते हैं और इसीलिए प्राइमेट्स को आर्बोरियल बुलाया जाता है। आर्बोरियल शब्द का मतलब है ट्री ड्वेलर्स। पेलियंटोलॉजिस्ट जोनाथन ब्लॉक का मानना है कि यहाँ पर प्राइमेट्स और प्लांट के एवोल्यूशन में कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा। पेड़ों पर जो फल लगते थे उनकी वजह से प्राइमेट्स अट्रैक्ट हुए ऊपर चढ़ने को। एवोल्यूशन हुई जिसकी वजह से ग्रास्पिंग लिम्स देखने को मिले, हम पेड़ों की टहनियों को अच्छे से पकड़ पाए। फ्लेक्सिबल रोटेटिंग शोल्डर जॉइंट्स देखने को मिले, जिसकी वजह से हम स्विंग कर सकते एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। हमसे मेरा मतलब है यहाँ पर सभी प्राइमेट्स। वैसे एवोल्यूशन में अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है करीब 25 मिलियन ईयर्स पहले, जब होमिनॉइड्स का जन्म होता है और पूंछ गायब हो जाती है कुछ प्राइमेट्स की। सबसे पुराना एंसेस्टर इंसानों का जिसके पास कोई पूंछ नहीं थी, वो था एक प्राइमेट जिसका नाम था प्रोकॉन्सल। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पूंछ आखिर गायब क्यों हुई? न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के रिसर्चर बोजिया ने पाया कि एक जीन पूंछ के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, जीन TBXT। आज से सिर्फ 2 साल पहले बोजिया ने पता लगाया कि TBXT की जीन में एक म्यूटेशन हुई, जिसकी वजह से होमिनॉइड्स में पूंछ गायब हो गई। इसके पीछे पॉसिबल रीजन बताया जाता है कि प्राइमेट्स ने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। और पूंछ होना पेड़ों पर लटकने के लिए तो बड़ी यूजफुल है, लेकिन 2 पैरों पर चलना हो तो बड़ी अनोइंग चीज बन जाती है। अब 2 पैरों पर चलने की इस चीज को हम कहते हैं बायपेडलिज्म। इंसानों का पहला एंसेस्टर जिसमें बायपेडलिज्म देखने को मिला वो था आर्डिपिथेकस रैमिडस। ये आज से करीब 4.4 मिलियन ईयर्स पहले रहता था ईस्ट अफ्रीका में। ये पहला होमिनिन था जो 2 पैरों पर चलता था। अब यहाँ पर दोस्तों होमिनिन की एक कैटेगरी आती है जिसकी मैंने अभी तक बात नहीं करी है। ये जो सर्कल है ये होमिनिड्स वाले सर्कल से भी छोटा सर्कल है। होमिनिन्स की कैटेगरी में आते हैं होमोसेपियंस और इंसानों जैसे बाकी और स्पीशीज जो आज के दिन अब जिंदा नहीं है। ये जो स्पीशीज थी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये 2 पैरों पर चल जरूर सकती थी, लेकिन कभी कभार चलती थी, हमेशा नहीं। ये हमें पता चला आर्डिपिथेकस की हिप बोन्स को स्टडी करके। जब साइंटिस्ट ने खुदाई करी, उन्हें हड्डियां मिली, उनके बोन स्ट्रक्चर को देखा कि इंसानों के स्ट्रक्चर से वो कितना अलग है। उसे देखकर कंक्लूड किया कि ये हमेशा 2 पैरों पर नहीं चलते होंगे, क्योंकि इनकी जो आर्म्स थी, इनके जो हाथ थे, ये इनके घुटनों तक पहुंचते थे। इसके बाद आती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस की स्पीशीज, जो आज से करीब 3.7 to 3 मिलियन ईयर्स पहले जिंदा थी। ये वाले प्रॉपर कमिटेड बायपेड्स थे, ये हमेशा 2 पैरों पर चलते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी घुटनों की जो शेप थी वो हमारे से काफी सिमिलर थी। साल 1974 में इथोपिया में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एक बड़ा ही पॉपुलर फॉसिल पाया गया था, जिसे लूसी बुलाया जाता है। इस फॉसिल के बारे में सबसे खास बात यह थी कि बहुत सारी हड्डियां यहाँ पर एक्चुअली में पाई गई, जिसकी मदद से बहुत कुछ हमें पता चल सका। लूसी को एक साइंस फिक्शन मूवी लूसी में भी रेफरेंस किया गया है, जहां पर एक लूसी नाम की लड़की टाइम ट्रेवल कर पाती है अपना दिमाग का इस्तेमाल करके, और टाइम ट्रेवल में जब वो पीछे जाती है तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस लूसी से मिलती भी है। इस मूवी के सीन को देखिए। आज के दिन के इंसानों के कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हाथ फिर भी काफी लंबे थे और काफी स्ट्रॉन्ग भी थे। दुनिया के सबसे पुराने स्टोन टूल्स जिनका इस्तेमाल किया गया था हमारे पूर्वजों के द्वारा, वो पाए गए थे कीनिया में। डेटिंग करी तो पता लगा वो 3.3 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। और साल 2010 में जहां पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कई फॉसिल्स पाए गए थे, वहां पर कुछ एनिमल की हड्डियां भी पाई गई जो 3.4 मिलियन ईयर्स पुरानी थी। उन हड्डियों पर बड़े क्लियरली मार्क्स दिखते थे कि स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया गया था। इससे हमें पता चलता है कि लूसी ऑलरेडी स्टोन टूल्स का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने पत्थरों से टूल्स खुद नहीं बनाए, बल्कि शार्प पत्थरों को खुद उठाकर यूज करना शुरू किया, जो नेचुरली शार्प पत्थर पाए जाते थे। ये स्पीशीज ओमनीवोरस थी, यानी मीट भी खाती थी और फ्रूट्स और पेड़ पौधे भी खाती थी। सबसे पहली स्पीशीज जिसने एक्चुअली में इस्तेमाल करना शुरू किया टूल्स का, वो थी होमो हैबिलिस। इस शब्द का मतलब ही यही होता है। होमो हैबिलिस मतलब हैंडीमैन।
जो हाथ से बनाए टूल्स का इस्तेमाल कर सकता। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोस्तों हमारा सर्कल जो है वो और छोटा हो जाता है। होमिनिन से हम होमो के सर्कल पर आ जाते हैं। होमो हैबिलिस करीब 2.5 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 1.5 मिलियन ईयर्स पहले तक जिंदा थे। इनके फॉसिल्स पाए गए टांजानिया और कीनिया में। इनकी हाइट जो थी काफी छोटी होती थी, सिर्फ 3 से 4 फीट ऊंचे होते थे। इनके समय में खाने की थोड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी, तो मीट ज्यादा मेजर कंपोनेंट बना इनकी डाइट का। लेकिन फिर भी माना जाता है कि ये हंटर्स नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा ये छोटे जानवरों को मारकर खाते थे। मोस्टली ये स्कैवेंजर्स थे। जिस मीट को किसी कार्निवोरस एनिमल ने हंट किया है, जैसे कि किसी शेर ने एक हिरन को मार दिया है, बचा खुचा मांस जो है शेर के खाने के बाद ये होमो हैबिलिस वही खाते थे। ये स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे मीट को काटने के लिए और मरे हुए जानवर की जो हड्डियां हैं उससे मीट को स्क्रैप ऑफ करने के लिए। हड्डियों पर पाए गए मार्क से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में ये हड्डियों को भी अंदर से तोड़कर बोन मैरो खाते थे। बोन मैरो एक काफ़ी न्यूट्रिशियस चीज़ है, काफ़ी एनर्जी डेंस है। इसकी वजह से जो इनका पेट था वो और छोटा बना और जो एक्स्ट्रा एनर्जी इन्हें मिलती उसकी वजह से इनका ब्रेन साइज बड़ा होने लगा। इसी समय के अराउंड एक और स्पीशीज जिंदा थी, पैरेंथ्रोपस, जो सिर्फ मोस्टली प्लांट्स खाया करते थे। ज्यादा वेजिटेरियन थे ये, लेकिन खाने की कमी की वजह से ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। फिर हमें एवोल्यूशन देखने को मिलता है दोस्तों होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस में। इनका समय था 1.9 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 0.14 मिलियन ईयर्स पहले तक। इन्हें होमो इरगास्टर भी कहा जाता है, जिसका मतलब है वर्किंग मैन। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि होमो इरगास्टर अफ्रीकन थे और होमो इरेक्टस एशियन थे। ऐसा क्यों? क्योंकि होमो इरेक्टस पहली स्पीशीज थी जो एक्चुअली में अफ्रीका के बाहर माइग्रेट करी। नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में रेगिस्तान का क्लाइमेट था, जिसे पार करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन होमो इरेक्टस की स्पीशीज ने ये कर दिखाया और वो एशिया के अलग अलग पार्ट्स में फैले। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि उनकी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज काफी बेहतर थी पुराने एंसेस्टर्स के कंपैरिजन में। ये हमारे पहले पूर्वज थे जिनके हाथ छोटे थे और पैर लंबे थे। जो बॉडी प्रोपोर्शंस थी वो हमारे जैसी थी और ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और जॉगिंग भी कर सकते थे। इनकी डाइट की बात करी जाए तो ये फ्रूट गैदरर्स थे और बड़े कमाल के हंटर्स भी थे। ये स्पीयर्स का इस्तेमाल करते थे जिनके एंड पर पत्थर लगे होते थे बड़े बड़े एनिमल्स को हंट करने के लिए, जैसे कि हाथी या हिप्पोपोटामस। ये मीट को सुखाकर प्रिजर्व भी करते थे। और शायद सबसे कमाल की बात इनके बारे में ये है कि इन्हें क्रेडिट मिलता है फॉर द फर्स्ट कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर। शुरुआत में इन्होंने आग को कंट्रोल करना सीखा जब कोई नेचुरल तरीके से आग लगती थी। ये वहां से आग लेकर उसे जलाकर कंटिन्यू रखते थे, लेकिन आगे चलकर इन्होंने खुद से आग बनानी भी सीख ली। ये हमें कैसे पता चला? साउथ अफ्रीका की वंडर वर्क गुफा में पर्पसफुल फायर के ट्रेसेस पाए गए हैं और साइंटिस्ट ने जब उनकी कार्बन डेटिंग करी तो पता लगा कि वो 1 मिलियन साल से ज्यादा पुराने हैं। करीब 0.5 मिलियन ईयर्स पहले, यानी करीब 5 लाख साल पहले, इन्हीं स्पीशीज ने मीट को कुक करना भी सीख लिया। खाने को पकाकर खाने की वजह से इनके पास एक कांस्टेंट सप्लाई आती रही मीट की। इनकी बॉडी के अंदर एक्सेस एनर्जी थी जिसका यूज हुआ ब्रेन का साइज इंक्रीज होने में। इनके दिमाग का साइज बढ़कर 900 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। इसी के चलते इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था वो भी कम हुआ साइज में और इनके दांत भी छोटे हुए। साइंटिस्ट का मानना है कि ये लोग भी बड़े ग्रुप्स में रहा करते थे, सोशल इंटरेक्शन होता था इनके बीच में। हालांकि कोई फुली डेवलप्ड लैंग्वेज नहीं थी जिससे कम्युनिकेट कर सकते थे, लेकिन एक प्रोटो लैंग्वेज जरूर थी। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ये टूटी मुटी भाषा का प्रयोग करते थे। और इन्हीं के बाद है दोस्तों कि हमारी कहानी में एंट्री होती है